गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री सेक्शन चैप्टर 9 का 1 में स्त्रियां एवं समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में और आज की स्थिति में जो स्त्रियों की स्थिति है उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, और उसमें से स्त्रियां एवं समाज सुधार। ठीक है, यानी प्राचीन काल में स्त्रियां का किस किस चीज़ों से सामना करना पड़ता था और उसमें समाज की क्या सुधार की आवश्यकता थी और किस प्रकार समाज में सुधार हुआ, उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखने जगह बातें देखो। पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण मतलब उसे दोबारा जगना। ठीक है, सदियों से चली आ रही प्रथाओं, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रथाओं से हम लोग बंधे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अंधविश्वास, रीति रिवाज आदि पर प्रश्न चिन्ह लगाना तथा नई सोच अथवा तार्किक बुद्धि का जन्म लेना पुनर्जागरण कहलाता है। तो सदियों से चली आ रही प्रथाओं, अंधविश्वासों, रीति रिवाजों आदि पर प्रश्न चिन्ह लगाना, तो सिंपल सी बात है, हमारे देश में या तो सदियों से जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, अंधविश्वास, प्रथा, जात पात, ऊंच नीच पर प्रश्न चिन्ह लगाना तथा वह नई सोच की ओर तार्किक बुद्धि का जन्म लेना ही पुनर्जागरण के कहलाता है, यानी आदमियों को पुनः जगना। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब होता है हमारे रूढ़िवादी चीज़ों से हट के ऊपर की सोच रखना, ये भी पुनर्जागरण ही कहलाता है। यानी पुनर्जागरण क्या कहते हैं, हमारे जितने भी पुराने रीति रिवाज, रहन सहन, ऊंच नीच, अंधविश्वास, प्रथा को प्रश्न चिन्ह लगाना तथा नई सोच की ओर अग्रसर होना पुनर्जागरण कहलाता है। उसके बाद देखो कन्या भ्रूण हत्या। तो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या किया जाता था। ठीक है, और आज भी कन्या भ्रूण की हत्या की जाती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश पितृ सत्तात्मक देश होने के नाते हम लोग सदियों से कन्या को पुरुषों की तुलना में हीनता की दृष्टि से देखते हैं और क्या करते हैं, सब कोई अपना घर में कन्या नहीं बल्कि अपने बालक शिशु का जन्म हो, यही चाहते हैं, और कोई कन्या को जन्म देना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक कि उसके माँ बाप भी क्या करते हैं, आज हम देखते हैं कि कोई भी महिलाएं गर्भवती के दौरान हॉस्पिटल जाती है, वो चेकअप कराते रहते हैं कि वो शिशु कन्या है या शिशु बालक। ठीक है, यदि वो कन्या होती है तो किसी भी तरह से उससे क्या किया जाता है, उससे मार दिया जाता है, महिलाओं के पेट में ही मार दिया जाता है। देखो, ठीक है, तो कन्या भ्रूण हत्या का अर्थ होता है जन्म से पूर्व माता के पेट में ही कन्या को अविकसित अवस्था में मार दिया जाना। ठीक है, यानी जन्म से पूर्व कन्या को माता के गर्भ में ही मार देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। तो आज भी ये चोरी छिपे हो ही रहा है और होता भी है। तो ये इस प्रकार का जो हम लोग करते हैं इस तरह की घटना, तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है, इससे बच के ही आदमी कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्या भ्रूण की हत्या नहीं करना चाहिए। और यदि ये कन्या भ्रूण हत्या करते पकड़ा गया तो उसको जेल की सज़ा हो जाती है, माँ बाप दोनों को। इसीलिए ये सब कभी नहीं करना चाहिए। और हमारे देश में और एक बार मैं बता देता हूँ कि हमारा देश पितृसत्तात्मक देश होने के कारण यहाँ महिलाओं को कोई स्थान नहीं देने के कारण हम लोग का सोच मन में बना हुआ है कि हमें बेटी नहीं बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटा पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि पिताजी के नाम, अपने दादाजी के नाम की संपत्ति को अपने लड़कों में मिलना। ठीक है, जबकि महिलाओं को एक समझा जाता है कि उसको शादी दे देंगे तो वो हम लोगों का वो दूसरे घर की पराया बन जाएगी। इस तरह से सोच रख के हमारे देश में सदियों से चली आ रही है पितृसत्तात्मक, लेकिन आज हम लोग पुनर्जागरण के कारण जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घट रहा है। तो आगे हम लोग देखते हैं
अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतवासी एक नई एवं विभिन्न संस्कृति के संपर्क में आए। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो मैकाले का शिक्षा नीति के द्वारा हम लोग जानते हैं पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी देशों का जो अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया था और उसका प्रभाव के कारण भारत में एक नई एवं विभिन्न संस्कृति संपर्क में आए, क्योंकि वो शिक्षा लागू होने के बाद यहाँ की जो संस्कृति रूढ़िवादी संस्कृति थी उससे हट के थोड़ा सा नया संस्कृति के बारे में भी इन लोगों का परिचय हुआ, संपर्क हुआ। ठीक है, शिक्षित भारतीयों ने एक बड़े वर्ग ने महसूस किया कि सामाजिक कुरीतियाँ एवं युगों से चली आ रही प्रथाएँ अंधविश्वास उनकी प्रगति के मार्ग में एक बड़ा बाधक थे। ठीक है, तो हमारे देश में विभिन्न जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, रीति रिवाज, रहन सहन, छुआछूत, इस प्रकार के कुरीतियों से क्या होता है युगों से चली आ रही थी और उनकी प्रगति में क्या थे, बाधा बन जाते थे। ठीक है, भारत में यह एक बौद्धिक जागृति थी जिसमें बहुधा पुनर्जागरण कहकर पुकारा जाने लगा। तो अचानक भारत में जब नई शिक्षा नीति लागू हुआ तो यहाँ का लोगों में जो नए प्रकार के संस्कृति के संपर्क में आए तो उसमें महिला का हक मिल गया। ठीक है, कि महिलाओं को इस तरह से जो हम लोग संस्कृति में अपना प्रथाओं में जकड़ के रख देते थे उससे उन लोगों को थोड़ा आज़ादी मिली। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 19वीं सदी में देश के विभिन्न भागों में अनेक सुधार आंदोलन चलाए गए। तो 19वीं सदी में हमारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक आंदोलन चलाए गए जिसमें महिला से संबंधित भी बहुत सारे क्या आंदोलन चलाए गए थे। स्त्रियों की स्थिति, ठीक है, आप देखो किसी समाज का आकलन स्त्री के प्रति उनके दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समाज में स्त्री का आकलन स्त्री के प्रति उसके दृष्टिकोण के आधार पे किया जाता है। कौन सा समाज कितना परिष्कृत है यह इस बात पर निर्भर करता है स्त्रियों के प्रति उस समाज का कैसा दृष्टिकोण है। समाज सुधारकों का यह दृढ़ विश्वास था कि स्त्रियों की दशा में सुधार किए बिना कोई भी सुधार बेमानी एवं निरर्थक है। तो हम जानते हैं हमारे देश में प्रत्येक समाज में स्त्रियों के प्रति जो विभिन्न प्रथाएं लागू की गई थी उसको सुधार किए बिना हमारे समाज में सुधार और बेमानी निरर्थक है। तो सबसे पहले स्त्री को ही सुधार करना पड़ेगा। भारत में स्त्रियां सभी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का शिकार थी। तो सभी प्रकार के अमानवीय व्यवहार जो मानवीय व्यवहार के खिलाफ थे वो सभी स्त्रियों पर ही लागू थी। उनके साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव और अभद्रता की व्यवस्था की जाती थी। तो हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव और अभद्रता की जाती थी जिसके शिकार के कारण वो अपने आप में दब के रह जाते थे। विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल विवाह, तो हमारे देश में बहुत सारे जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनमें से एक था बाल विवाह। महिला जन्म भी ले जाती थी तो उससे क्या किया जाता था, 14 यानी 18 साल का से कम उम्र में ही उसको शादी दे दिया जाता था, बचपन में ही उसको शादी करा दिया जाता था। फिर उसकी क्या कर दिया जाता था, कोई महिलाओं का यदि वो कन्या बच्ची गर्भवती मतलब ये गर्भ में पल रही हो तो उसकी भ्रूण को हत्या कर देना, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा में क्या, यदि किसी महिलाओं का पुरुष मर गया तो उस समय एक प्रथा बना हुआ था कि उस महिलाओं के चिता उस किसी महिला का पुरुष मर जाते हैं तो उस पुरुष के चिता में ही उस महिला को जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रकार जो सती का प्रथा था ये जो इस पर आदि उनके दयनीय दशा झलकती थी। तो सती प्रथा क्या है कि कोई भी महिलाओं का हस्बैंड यानी पुरुष मर जाते हैं तो इस स्थिति में उसी के चिता में इसको जिंदा जलाया दिया जाता था। तो ये बहुत ही क्रूर प्रथा उस समय, कन्या भ्रूण हत्या तो आज भी थोड़ा बहुत देखने को नहीं, लेकिन ये अवैध रूप से धीरे धीरे चुपके किया जाता है, लेकिन ये कानूनन अपराध है। बाल विवाह तो आजकल चला ही गया। सती प्रथा उस समय का सबसे बड़ा क्या था हम लोगों का, हम जानते हैं कि एक प्रकार का बहुत ही दुष्परिणाम और ये देने वाला हम लोग जानते हैं कि कुरीतियाँ थी। आदि उनकी दयनीय दशा झलकती थी। उन्हें संपत्ति संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, हम ये भी जान गए हैं कि हमारा देश पितृसत्तात्मक देश होने के कारण महिला को संपत्ति में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। इन्हीं सब कारणों से अधिकांश समाज सुधारकों ने उन्हें कानूनन और प्रथाओं समाप्त करने का प्रयास किया जो स्त्री को दमन करती थी। तो विभिन्न प्रकार के जो हम लोग यहाँ आंदोलन चलाए थे समाज सुधारकों के द्वारा,
तो उसमें महिलाओं को कुछ न कुछ बल मिला, ठीक है, और उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया। अब देखो स्त्रियों में संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ, तो स्त्री से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ कौन कौन थी, उनमें से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो स्त्रियों से संबंधित सामाजिक कुरीतियाँ, ठीक है, ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ जिनके शिकार स्त्रियाँ होती रहती थी, उनमें से कुछ निम्नलिखित थी। क्या थे? कन्या भ्रूण हत्या जो हम लोग पढ़ गए, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, बहुपत्नी प्रथा, तो फिर देखो बाल विवाह, विधवा जीवन और सती प्रथा, ठीक है, ये समाज में जो हम लोगों का कुरीतियाँ थी, ठीक है। क्या थी? कन्या भ्रूण हत्या, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा जीवन और सती प्रथा, इतना सारा का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले देखो कन्या भ्रूण हत्या। लड़की का जन्म एक अपशकुन, अशुभ और अमंगल अभिशाप माना जाता था, ठीक है। तो कन्या भ्रूण हत्या में देखो क्या क्या है, उस समय क्या जाना जाता था, लड़कियों का जन्म अपशकुन माना जाता था, अशुभ माना जाता था, अमंगल माना जाता था और अभिशाप माना जाता था। उस समय प्राचीन काल में स्त्रियों का जन्म लेना अशुभ, अपशकुन, अमंगल और अभिशाप माना जाता था। इसी कारण कन्या भ्रूण की हत्या एवं शिशु कन्या की हत्या करने की एक प्रथा बनी हुई थी। अब देखो बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा में होता क्या था, भारत में एक समय में एक से अधिक पत्नी रखने तथा बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन था। तो एक आदमी एक से अधिक पत्नी भी रख सकता था, यानी एक से अधिक शादी कर सकता था, यद्यपि वह अभिजात वर्ग अथवा शाही परिवार तक ही सीमित था। ये सब बड़े बड़े शाही परिवार जैसे राजा महाराजाओं के घरों में ही था, ठीक है, परंतु यह पुरुषों की श्रेष्ठता का परिचायक था। यह पुरुषों की श्रेष्ठ होने की एक परिचायक था कि एक पुरुष एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा महिलाओं को अपनी पत्नी बना के घर में रख सकता था। इसके कारण से भी शोषण होता था। अब देखो बाल विवाह। कन्याओं का विवाह छोटी उम्रों में ही कर दिया जाता था। उनके दुष्प्रभाव थे, पहला, ठीक है, देखो पहला, छोटी आयु में विवाह होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती थी। इस प्रकार वे शिक्षा के लाभ नहीं प्राप्त कर पाती थी। दूसरा, वे कम उम्र में माँ बन जाती थी, जो उनके स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के लिए हानिकारक था। तो बाल विवाह का सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या था कि वह बचपन में शादी होने के कारण वो शिक्षा से क्या रहती थी, वंचित रह जाती थी, तथा दूसरा, पहला क्या था, वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। दूसरा, वे कम उम्र में ही माँ बन जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, उनका शारीरिक स्वास्थ्य पे हानिकारक होता था, यानी उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते थे। शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने के कारण क्या होता है, शरीर तरह तरह की बीमारियों के शिकार का सामना करना पड़ता था। ये प्रमुख दो कारण थे, क्या, शिक्षा से वंचित, दूसरा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में क्या हानिकारक होता था, ये दोनों था। अब तीसरा देखो विधवा जीवन, नेक्स्ट, ठीक है, कम आयु में बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह का दुष्परिणाम था, ठीक है। तो विधवा जीवन होता क्या था, कम उम्र में, ठीक है, लड़की का उम्र कम रहता था तथा पुरुषों का उम्र अधिक होने के कारण कुछ दिनों के बाद वह आदमी डेथ कर जाता था, जिसके कारण ये क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। तो देखो विवाह का दुष्परिणाम था लड़कियों का कम आयु एवं विधवा हो जाना। वैधव्य अथवा विधवा जीवन को एक अपशकुन माना जाता था। आज भी हम देखते हैं कि विधवा जीवन को कहीं ना कहीं देहात में यानी रूरल क्षेत्र में क्या अपशकुन ही माना जाता है। विधवा जीवन को समस्त सुखों और आनंद से वंचित रखा जाता था, तो उन्हें एक विरक्त जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। तो विधवा जो जीवन था, इसका सबसे प्रमुख कारण था कि कम उम्र की लड़की को अधिक उम्र के पुरुषों के साथ शादी, हस्बैंड मतलब
व्यक्ति के साथ शादी कर दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था, वह अपने संपूर्ण जीवन वैवाहिक जीवन नहीं गुजार पाती थी और उसका पति मर जाते थे और वो एक बार विधवा हो जाने के बाद उस पर तरह तरह के जलील किए जाते थे। किसी भी प्रकार के सुख शांति से वो वंचित रहती थी, समाज में अपशगुन माना जाता था। ये सभी बहुत सारियों से वो शिकार होती थी। अब देखो सती प्रथा, तत्कालीन समाज में सर्वाधिक अमानवीय प्रथा, ठीक है। तत्कालीन समाज में सर्वाधिक अमानवीय प्रथा थी सती प्रथा। स्त्रियों से अपने पति के चिता के साथ जीवित जलाने की अपेक्षा की जाती थी, ठीक है। यानी जब उस समय की स्थिति में क्या था कि जब राजा महाराजा या किसी के घर में सैनिक लोग रहते थे, ठीक है, तो वो लोग विभिन्न प्रकार के युद्ध करते रहते थे। युद्ध में यदि वो व्यक्ति मारे गए या किसी भी कारण से वो व्यक्ति मारे गए तो उसकी पत्नी को क्या किया जाता, तो उसी के चिता में जिंदा जला दिया जाता था। जो स्त्रियों को विरोध करती थी उन्हें ज़बरदस्ती जलती हुई चिता में धकेल दिया जाता था। जो स्त्री क्या करती थी, मना कर देती थी कि मेरा पति मर गया तो मैं क्यों मरूं, तो उसको ज़बरदस्ती उसके चिता में जला देने की जो प्रथा थी, ये होता था सती प्रथा। जो स्त्रियों को यह शांतिपूर्वक सहन कर लेती थी उन्हें पवित्र माना जाता था, जो उनका आदर होता था। तो इसमें क्या था कि जो स्त्रियाँ स्वतः स्वीकार कर लेती थी कि मेरा पति मर गया तो अब मैं जी के क्या करूँगी, और वो मान लेती थी तो उसको क्या माना जाता था, शांतिपूर्वक सहन कर लेती थी तो उसे पवित्र माना जाता था, ठीक है, और उनका आदर किया जाता था। जो महिलाएं नहीं मानती थी उसका निरादर किया जाता था, तरह तरह के जलील किया जाता था उसके साथ, ठीक है। स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित था, ये भी एक प्रमुख कारण था, ठीक है। क्या था, स्त्रियों के कार्यक्षेत्र सिर्फ अपने घर में ही था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उपयुक्त सामाजिक बुराइयों एवं कुप्रथाएं स्त्री किस प्रकार प्रतिरोध के बिना चलते रहते थे, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का अभाव के कारण उसे घर में सीमित रखा जाता था और वो अपने सोचने समझने की क्षमता खो देती थी और इस प्रकार से वह कुरीतियों से जकड़े हुए अपने समाज में रहती थी। अब देखो समाज प्रमुख समाज सुधारक एवं उनके द्वारा किए गए सुधार, ठीक है। तो हमारे देश में कितने कितने समाज सुधारक थे, देखो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, हेनरी विलियम्स ब्रिजियो, बेगम रुकिया एवं रमाबाई रनाडे, केशव चंद्र सेन, महागोविंद रनाडे, ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो देखो राजा राम मोहन क्या ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना किया था और सती प्रथा की समाप्ति की थी। तो राजा राम मोहन का हमारे भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है, क्योंकि राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दूसरा शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी और तीसरा सती प्रथा की समाप्ति। देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा जो रोल था वह विधवा विवाह के पक्ष में संघर्ष, ठीक है, यानी विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर क्या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, हेनरी विलियम ब्रिजियो यंग बंगाल आंदोलन, उसके बाद देखो बेगम रुकिया एवं रमाबाई रनाडे रमाबाई एसोसिएशन पुना सेवा सदन, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रनाडे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। तो इतने सारे समाज सुधारक थे उस समय। उसमें से सबसे पहला जो विशेष संदर्भ हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय क्या थे, एक समाज सुधारक थे, राय प्रवर्तक आंदोलन के प्रवर्तक थे, समाज सुधारक आंदोलन के प्रवर्तक थे। उन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछिएगा आधुनिक भारत का पिता किससे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। उन्हें 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए, एक है बंगाल में संवाद कौमुदी, ठीक है, क्या था संवाद कौमुदी, और दूसरा फारसी में मिरात उल अखबार, ठीक है। क्या क्या थे, उसे समाज के सुधार के प्रवर्तक माने जाते थे और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता अभी भी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। उसने 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए, बंगाल में संवाद कौमुदी, ठीक है, और फारसी में
मिरत उल अकबर। अपने लेखों के माध्यम से उन्हें यह बताने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में सती को कोई मान्यता नहीं दी गई थी। ठीक है, तो उसमें पत्रिका के माध्यम से समाज को सुधारने का स्टार्ट किया। ठीक है, दूसरा देखो, राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा। राजा राममोहन राय क्या करते थे? मूर्ति पूजा, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध थे। तो याद रखोगे, राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी एवं अंधविश्वास के वो खिलाफ थे। वे हिंदू धर्म को इन सब बुराइयों से मुक्त करना चाहते थे और वो हिंदू धर्म को मूर्ति पूजा, रूढ़िवादी परंपरा, ऊंच नीच, अंधविश्वास के विरुद्ध थे और उससे वो हटाना चाहते थे। इनके उद्देश्य, उन्हें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। उसकी स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में। ठीक है, वो किस किस के खिलाफ थे? मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ थे। अब देखो, स्थापना की उसने कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो 1829 में इसका नाम ब्रह्म समाज दिया गया। ठीक है, तो 1828 में वो क्या किया था? ब्रह्म सभा की स्थापना किया, एक सभा बनाया, उसके बाद उसका नाम 1829 में ब्रह्म समाज दिया गया। उन्हें धार्मिक रूढ़िवादिता, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, कठोर जाति प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा और सबसे ऊपर सती प्रथा उन्मूलन के कार्य किए। तो समझ रहे हो ना, उस समाज के द्वारा जितने भी रूढ़िवादी थे, जो रूढ़िवादी चीज़ से हम लोग घिरे हुए थे, उससे दूर हटना, उससे ऊपर उठना, बहुपत्नी प्रथा के खिलाफ थे, यानी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नी को नहीं रखेंगे, उसमें बाल विवाह नहीं कराना है, कठोर जाति प्रथा, तो जबरदस्ती जो जाति प्रथा पे थोप दिया जाता था, अस्पृश्यता जिसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं, पर्दा प्रथा सबसे ज़्यादा उस समय महिलाओं में थी, क्योंकि महिलाओं को पर्दा के अंदर ही रहना है। समाज में आज भी महिलाओं, मुसलमान महिलाओं में पर्दा प्रथा थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। सबसे ऊपर थी क्या? सती प्रथा उन्मूलन। ठीक है, यानी पति के चिता में महिलाओं को जलाया जाना जबरदस्ती। ठीक है, ये उसका प्रमुख योगदान रहा। ठीक है, इन्होंने स्त्रियों के संपत्ति संबंधी अधिकार का वकालत भी की। ठीक है, जैसे हमारा देश पितृसत्तात्मक होने के कारण पिताजी के नाम का सारा संपत्ति किसको दिया जाता है? उसके बेटे को दिया जाता है। तो उसमें ये हक के लिए कि पिताजी के नाम की संपत्ति कहीं ना कहीं महिलाओं को भी, उसके लड़कियों को भी अधिकार है, इसके लिए उन्होंने क्या की? वकालत भी की। उन्हीं के सतत प्रयासों के परिणाम था कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेंटिक ने 1829 में एक नियम बनाया जिसके द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हम लोगों का था गवर्नर जनरल, 1829 में एक नियम बनाया जिसमें वह सती प्रथा के विरोध थे। आप देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर पूछेगा तुम्हारा कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई? 1828। तथा ब्रह्म समाज का गठन कब हुआ? 1829। ठीक है, अब देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी एक 19वीं सदी की एक महान समाज सुधारक था और इसका प्रमुख रोल था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, जब कोई भी स्त्री का अपना पति मर जाते थे, अपना पुरुष मर जाते थे, अपना हस्बैंड मर जाते थे, तो यदि वह उम्र मतलब महिलाओं का उम्र कम है तो उसको दोबारा विवाह करने की अधिकार है, इसके लिए वो लड़ते थे। ठीक है, उन्हें बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध भी अभियान चलाया और उसने क्या किया? बहुप्रथा जो था, बहुपत्नी प्रथा, उसके विरुद्ध भी अभियान चलाया। स्त्रियों के उनके उत्थान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधवा पुनर्विवाह। तो उसका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। इसमें वही होता है कि ज़्यादा उम्रदार वाले व्यक्ति के साथ जब किसी महिला, कम उम्र की महिलाओं का शादी होता था तो कम ही समय में क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। तो उस महिला को दोबारा शादी करने का जो अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए वो संघर्ष किए थे। ठीक है, शताब्दी के समाज के विचारों के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं था। ठीक है,
19वीं शताब्दी के समाज के लिए यह विचार सहज स्वीकार नहीं था, आसानी से नहीं करते। इसके लिए उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं की कटुता शत्रुता का शिकार, जिसके कारण उसको विभिन्न समाजों से क्या शत्रुता का सामना करना पड़ा। उनके परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। तो देखो कितना संघर्ष करना पड़ा उससे, ठीक है। कब कानून पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1856, ठीक है। देखो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। भारत के उच्च वर्गों में पहला कानून विधवा पुनर्विवाह दिसंबर 1856 में कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में हुआ था। जब वो कानून बना तो पहला जो शादी हुआ था वो कलकत्ता में 1856 दिसंबर 1856 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह के लिए किए प्रयासों के अतिरिक्त उन्हें स्त्री को प्रोत्साहन भी किया था। उन्हें प्रयासों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1849 में खोला गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था JED बेथन स्कूल। ये स्पेशल फॉर आवासीय टाइप का स्कूल था जो लड़कियों के लिए खोला गया था, ठीक है। अब अन्य समाज सुधारक में से हम लोग देखते हैं कौन कौन थे। ऐसे अनेक सक्रिय लोग थे जिन्हें स्त्रियों में सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। ऐसे दो व्यक्ति थे, एक थे केशव चंद्र सेन, दूसरा थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों महान मानवतावादी थे, ने प्रेम और न्याय का उपदेश दिया। उन्होंने राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया। तो जैसे राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज 1829 में, पहले तो 1828 में ब्रह्म सभा का गठित हुआ, उसके बाद 1829 में उसका नाम बदल के क्या किया? ब्रह्म समाज। उसको क्या दिया? आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया। दोनों मिलके क्या दिया? आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। सती एवं बहुपत्नी प्रथा के उन्मूलन के साथ उन्होंने समाज की स्त्रियों की बहुत प्रति जोर दिया। अब देखो हेनरी विवियन डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया, जिसने उन्हें स्त्रियों के अधिकारों को समर्थन किया तथा स्त्री की दशा को सुधार की वकालत की। इस आंदोलन ने समाज से अंधविश्वास समाप्त करने का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका। तो सभी समाज सुधारक का कहीं न कहीं ये रोल था कि महिलाओं को उनकी कुरीतियों से बचाए, उनके अंधविश्वास के शिकार से पीड़ित महिलाओं को उससे ऊपर उठाए और उसके लिए वकालत की, जिससे उस महिलाओं को बहुत सारा प्रेरणा मिला, ठीक है। आप देखो बेगम रुकिया एक उत्कृष्ट समाज सुधारक थी जो धर्म के नाम पर स्त्रियों पर थोपी गई दमनात्मक सामाजिक प्रथाओं के अत्यधिक विरोध थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया जिसका नाम था बंगाली वीमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की बेगम रुकिया। महिला शिक्षा को वो प्रोत्साहन देते हुए महिलाओं के लिए स्कूल खोले जिसका नाम था बंगाली वीमेन्स एसोसिएशन। उसमें भी समाज के लिए बहुत कुछ की और महिलाओं को अपने कुरीतियों से उठाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाई। अब देखो रमाबाई रानाडे। रमाबाई रानाडे एक महिला समाज सुधारक थी जो स्त्री मुक्ति के लिए कटिबद्ध थी। वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है। इसके कारण उन्हें पंडिता की उपाधि भी विभूषित किया गया। 1887 ईस्वी में उन्हें रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना की और स्थापना के जैसे समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किए। उन्होंने 1889 में मुक्ति मिशन, ठीक है, की स्थापना की, जिसमें भारत में उच्च जातीय विधवा की आर्थिक सहायता जिन्हें दुर्व्यवहार किया जाता था उन्हें 1909 में उन्हें पूना सेवा सदन भी प्रारंभ किया, जिससे उन्हें साथ साथ विधवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धन जुटाने इस स्त्रियों की बुनाई एवं डेयरी फार्मिंग शिक्षा दी जाती थी जिससे वो आर्थिक आत्मनिर्भर बन सके। तो महिलाओं के लिए रमाबाई रानाडे ने सबसे पहले 1889 में एक मुक्त मिशन की स्थापना की जिसमें उच्च जातीय विधवा को उनके आर्थिक सहायता एवं दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उसको कुछ राशियाँ प्रदान की जाती थी। साथ ही साथ उन्हें एक पूना सेवा सदन की भी प्रारंभ की जिसमें उनके साथ साथ विधवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने तथा वो डेयरी फार्मिंग तथा बुनाई का काम के लिए वो स्पेशली प्रेरित करने लगी। और इस सेवा सदन में बस बुनाई कढ़ाई का काम ताकि स्त्री अपने रोजगार का
घर परिवार चलाने के लिए अपने रोजगार अच्छे ढंग से चला सके और डायरी फार्मिंग के बारे में भी वो आत्मनिर्भर बन सके। महाराष्ट्र में स्त्रियों के उत्थान के लिए किए गए प्रयास, ठीक है। यद्यपि समाज सुधार के क्षेत्र में बंगाल अग्रणी तथा, परंतु महाराष्ट्र में भी पीछे नहीं रहा है। 1867 में जस्टिन महादेव रानडे द्वारा मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। समाज सुधार के लिए जस्टिन महादेव रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब? 1867 में, जिन्होंने इस संस्था के उद्योग के आगे बढ़ाने के लिए अपने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो वे दक्कन एजुकेशन संस्था के अतिरिक्त 1861 में वह विधवा विवाह के संस्थान के संस्थापकों में से एक थी। तो 1861 में क्या की थी वो? विधवा विवाह संस्थान के संस्थापक थी, सदस्य थी। अब देखो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक अन्य महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में अपनी पत्नी को इस उद्देश्य से शिक्षित किया जिससे वह इस स्कूल में लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर सके। अपनी पत्नी को इस उद्देश्य से शिक्षित किया जिससे वह इस स्कूल लड़कियों को शिक्षा प्रदान कर सके। यद्यपि उनकी प्रति सत्यशोधक समाज, ठीक है, तथा दमित वर्गों में उत्थान के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन है, परंतु वह महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के भी प्रवर्तक थे। उन्होंने शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के माध्यम से स्त्रियों को मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। तो ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की? सत्यशोधक समाज। उसकी पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा जो प्रयास किए गए वो उसका प्रभाव हमारे समाज में कितना पड़ा, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है।